बहुत ही कम वक्त रह गया है, कुछ ही दिनों की बात है जब आपके बाजुओं में कोविड-19 की वैक्सीन चुभाई जाएगी। कई तरह के सवाल जाहिर है आपके मन में उठ रहे होंगे, तो इन सवालों के जवाब के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दफ्तर में और मेरे साथ एक बड़े ही खास शख्स डॉक्टर सुरेश यादव जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एसआईआई के, वो मौजूद हैं जो आपके हमारे मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है कि अब आप इंतजार कर रहे हैं ऑर्डर आने का सरकार की तरफ से, उसके बाद में आपके यहां से डिस्पैच होनी शुरू हो जाएंगी वैक्सीन्स। कितनी वैक्सीन्स इस वक्त तैयार हैं? और दूसरा अहम सवाल यह है कि उनके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या एहतियात बरते जाना जरूरी है? जो कोविड की वैक्सीन हमने बनाई हुई है वो वैक्सीन जो हमारे ईपीआई की बाकी वैक्सीन जो है जो ईपीआई प्रोग्राम में यूज़ की जाती है उसी टाइप की वैक्सीन है जिसके लिए 2 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर लगता है। तो इसके लिए कोई ख़ास एहतियात हमको तो नहीं करनी है, जो हमारे पास में ऑलरेडी अरेंजमेंट्स है, हमारी कोल्ड वैन्स है, उसमें से वैक्सीन जाएगी डिपो तक या जहाँ भी हमको गवर्नमेंट बताएंगी कहाँ पे ये पहुँचाना है वहाँ पे हम पहुँचाने का काम करेंगे। जहाँ पॉसिबल है वो हमारी वैन जाएगी, जहाँ नहीं पॉसिबल है वहाँ एयरपोर्ट जो है पुणे एयरपोर्ट, वहाँ से प्लेन से वो डिस्पैच हो जाएगा मटेरियल। ये वैक्सीन्स जो है वो खराब ना हो, उनकी इफेक्टिवनेस बरकरार रहे, इसके लिए उनके स्टोरेज के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस जरूरी होंगे? जिन जिन सेंटर्स में इनको स्टोर किया जाएगा, जहाँ पर इन वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर किया जाएगा? तो जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि जहाँ ईपीआई वैक्सीन जो है उसके लिए 2 से 8 डिग्री का जो स्टोरेज है वो हर जगह मौजूद है। मतलब हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेस में इनकी वैक्सीन रखने की ऑलरेडी अरेंजमेंट की हुई है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी कैपेसिटी उनकी बढ़ाई हुई है जिसमें ये वैक्सीन आराम से स्टोर हो सकती है, जिसके लिए पूरा एक्सपीरियंस और अनुभव जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको है। अच्छा, लोगों को समझाने के लिए सरल शब्दों में बताइए कि ये वैक्सीन आपके शरीर में किस तरह से काम करेगी कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए? हाँ, ये वैक्सीन देने के बाद में आपके शरीर में कोविड-19 के जो जीवाणु है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार होती है और वो एंटीबॉडीज़ रहेगी और ये एंटीबॉडीज़ यदि आपको इन्फेक्शन हो गया तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्ट करके वो डिसीज़ होने से आपको बचाएगी। ऐसा कई बार हो सकता है कि आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ हुई है उसका परसेंटेज आपके इंडिविजुअल बॉडी जो रिएक्ट करती है ये एंटीजेंस को वो कम ज़्यादा हो सकता है, मगर आपको खुद ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो आपको इन्फेक्शन शायद 1-2% लोगों को हो सकता है और उसकी जो सीवियरिटी है वो बहुत कम रहेगी। उससे आपको मतलब जो नॉर्मल कोरोना होने के बाद में जो तकलीफ होती है उससे आप बच पाओगे। अच्छा, ये जो वैक्सीन है ये 2 डोजेस में दी जानी है, तो थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये 2 डोजेस में क्यों दी जा रही है? पहले डोज दिए जाने का क्या मतलब है और दूसरा डोज जो दिया जाएगा उसका क्या असर होगा? आप कोई भी वैक्सीन ले लीजिए कि ये जो हम देते हैं बचपन में पीसीजी वैक्सीन छोड़ के जो एक ही बार देते हैं बच्चे को, जो पहले दिन ही दी जाती है उसके जन्म के बाद में, और बाकी की जितनी वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन है, ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, इनके 3-3 डोज देते हैं। ये 3 डोज इसलिए देते हैं कि जो पहला डोज देता है उससे प्राइमरी रिस्पांस आता है, दूसरे डोज से वो और ज़्यादा बढ़ता है और तीसरे डोज से जो रिस्पांस आता है वो ज़्यादा बढ़ के वो ज़्यादा टाइम तक उसका इफ़ेक्ट रहता है। आपने यदि एक ही डोज दिया तो उससे जो रिस्पांस आता है वो कम आएगा और थोड़े टाइम में वो कम भी हो सकता है, पूरे तरह से जा भी सकता है। और वो हमको यदि शरीर में ज़्यादा दिन तक उसकी प्रतिकार क्षमता रखने की है तो उसके लिए वो 2 या 3 डोज देने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे आप क्लिनिकल ट्रायल करते हो उसमें से आपको पता चलता है कि 1 डोज देने के बाद में क्या रिस्पांस आया, 2 डोज देने के बाद में क्या आया, कितने दिन उसकी परिणामकारकता आपको दिखी है। ये सब सोच के फिर वो डिसाइड करते हैं कि कितने दिन 2 डोज देना चाहिए, 3 डोज देना चाहिए और उसका प्रतिकार क्षमता कितने दिन तक रहेगी। अच्छा, दोनों डोजेस के बीच में अमूमन कितने दिन का गैप रखा जाना चाहिए? ये एक
मतलब हमारी जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसमें कम से कम 28 दिन का डिफरेंस रहना चाहिए। इसलिए हमने हमारे पॉम्पलेट में भी लिखा है कि उसमें 4 से 6 हफ्ते तक 2 डोज में अंतर रहना चाहिए। मगर एस्ट्राजेनेका ने जो क्लिनिकल ट्रायल की हुई है, जो ब्राज़ील में की हुई है, इंग्लैंड में की हुई है, अमेरिका में चल रही है, वहाँ पे उन्होंने 4 से 12 हफ्ते तक भी उसमें गैप पड़ी तो भी चल सकती है। तो मगर जो लाइसेंस हमको यहाँ पे अभी मिला हुआ है उसमें 4 से 6 हफ्ते तक का अंतर है, तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये जो आदमी ये वैक्सीन की डोज ले रहे हैं, क्या उनको किसी तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है खान पान में, अपनी दिनचर्या में, कि कुछ विशेष चीज़ें खानी चाहिए, कोई विशेष चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कोई अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की ज़रूरत है? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है। नॉर्मल वैक्सीन के और नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है आपकी वो बनाए रखिए, उसमें कोई भेदभाव करने की या उसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अभी देखिए बाजार में अभी 2 लोगों को मंजूरी मिल गई है सरकारी एजेंसी की तरफ से वैक्सीन निकालने की। एक आपकी कोविशील्ड है, फिर कोई वैक्सीन है भारत बायोटेक की, और जो बाकी की भी वैक्सीन जल्द ही आने वाली हैं बाजार में। तो कोविशील्ड और बाकी वैक्सीन में क्या फ़र्क है? कल को जाके, अभी तो सिर्फ सरकार ही मुहैया कराने वाली है, कल को जाके अगर कोई प्राइवेट तौर पर खरीद कर लगवाना चाहे वैक्सीन, तो उसकी चॉइस के लिए, उसकी जानकारी के लिए आप ये बताएंगे कि आपकी वैक्सीन में और बाकी वैक्सीन में किस तरह का फ़र्क है? देखो, अभी जितनी भी वैक्सीन बनी हुई है और जितनी भी वैक्सीन को जिनके सरकारी तौर पे मान्यता मिली हुई है, वो सब वैक्सीन अभी 2 डोज में लेना पड़ती है। ओके, जब आप मार्केट में उपलब्ध होने वाली वैक्सीन आप लेने की बात करते हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये वैक्सीन का इफ़ेक्ट क्या है, सेफ्टी क्या है, कितने दिन तक उसकी परिणामकारकता रहेगी। और फाइनली ऑफ कोर्स एक छोटे ग्रुप के लिए बात अलग है, जिनके पास में ज़्यादा पैसे है वो कोई भी वैक्सीन खरीद सकते हैं, मगर जनमानस में ऐसा ये होता है कि जो वैक्सीन वो अफोर्ड कर सकते हैं वो वैक्सीन वो खरीद सके। मगर जितने भी 7 और 8 वैक्सीन लाइसेंस हुए हैं वो सब वैक्सीन परिणामकारक है। कोई भी वैक्सीन आप उसमें यूज़ करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी है कि अभी जो नया स्ट्रेन आया है, जो नया प्रकार आया है कोरोना का, उससे निपटने में ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेगी? नहीं, अभी जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हुए हैं, ये नया प्रकार ये जो म्यूटेशन हुआ है इंग्लैंड में, उसके अगेंस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट किए हुए उसमें ये निकल के आया हुआ है कि जो वैक्सीन बना हुआ है उसको भी वो ये कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो उसमें कोई डरने की कोई अभी बात नहीं है। तो ये राहत वाली बात है कि जो नए म्यूटेशंस आए हुए हैं उनसे भी ये वैक्सीन निपट अभी तक। आगे क्या होगा ये तो मैं अभी नहीं बोल सकता। एक और भी आगे को लेकर एक और सवाल है कि अगर समझ लीजिए किसी शख्स ने वैक्सीन लगवा ली है, तो कितने दिन तक वो निश्चित रह सकता है कि अब मुझे कोविड नहीं होगा? जो रिजल्ट्स हमारे हाथ में है वो है अभी 9 महीने या 10 महीने तक के। तो 9-10 महीने तो इसका जो परिणामकारकता है ये देखी गई हुई है। ये जो लोग क्लिनिकल स्टडीज़ में है इनके लिए ये अभी 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल ये अभी भी क्लिनिकल स्टडी में रहेंगे और उनके ऊपर ये जांच कंटिन्यू होती रहेगी। तो जब भी अपने को परिणाम आएगा इनका कि ये 1 साल इफेक्टिव है या 1.5 साल है या 2 साल है, तो उसके हिसाब से हम विद प्रूफ बोल सकते हैं कि हमारे पास में डेटा है और ये इतने अंतर तक इसकी इफेक्टिविटी रह सकती है। पर अभी जो है हाथ में वो हम 9 महीने या 10 महीने की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो डेटा हमारे पास में उपलब्ध है। एक सवाल ये भी है कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये एडल्ट्स में लगाई जानी है, ये 18 साल से ऊपर के लोगों में लगाई जानी है। बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर क्या कोई शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है? बच्चों के लिए भी क्या कोई वैक्सीन आनी है? आपके अलावा दुनिया भर में भी क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में बताएंगे? दुनिया भर में फाइजर कंपनी ने ऑलरेडी उनकी 12 साल से 18 साल तक जो क्लिनिकल ट्रायल है वो चालू कर दी हुई है। और बाकी जो कंपनी है और हमारे साथ में हमारे एस्ट्राजेनेका, उनके साथ में हमारी भी बात चल रही है। तो आगे चल के हम जो कम उम्र वाले लोग हैं उनके लिए भी क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, क्योंकि जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं होती, उसके रिजल्ट हमारे पास में नहीं आते, हम ये बोल नहीं सकते कि ये लेना चाहिए या उनके लिए ये इफ़ेक्टिव है। मगर
मेरे अनुभव से मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ेक्टिविटी की बात नहीं है, सिर्फ डोज की बात हो सकती है कि छोटे उम्र के लोगों के लिए शायद कम डोज देना पड़े और उससे वो ज़्यादा इफेक्टिव रह सकता है उनमें। एक और सवाल जो बार बार लोग पूछते हैं, मैंने अदर पूनावाला जी से भी सवाल किया था जब बीते हफ्ते उनका इंटरव्यू किया था, कि ये चूंकि वैक्सीन बड़ी ही तेज गति से, तेज रफ्तार से तैयार की गई है, कई बार वैक्सीन को बनाए जाने में, नई वैक्सीन बनाए जाने में सालों साल का वक्त लग जाता है, ये बहुत ही कुछ महीनों में तैयार कर लिया गया है इसको, तो ये बताइए कि इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने मिलेंगे, और अगर साइड इफेक्ट्स होंगे तो किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नहीं हो गया ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर ये अभी तक जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है 9 महीने का, उसमें ये साइड इफ़ेक्ट अभी दिखे नहीं है। मगर ये जो लोग हैं ये क्लिनिकल ट्रायल में बने रहेंगे, इनके ऊपर 2-3 साल तक इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनकी मंथली जांच होगी, 2 मंथली जांच होगी, और उसके बाद में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इससे कुछ होता है या नहीं होता है। डॉक्टर यादव, आपने हमसे बातचीत की, हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।